Now this is last minute revision, Commerce and Accountancy, Intermediate, second year. So students, if you did not start preparation, now if you follow this video, you are able to attend the paper easily. ठीक है, आज जो है सो वेरी शॉर्ट कॉमर्स के 2 मार्क्स के आंसर्स जो है सो मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से. नाउ दिस इज़ द फाइनेंशियल मार्केट इज़ योर फर्स्ट यूनिट. तो फाइनेंशियल मार्केट फर्स्ट यूनिट में आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए. इट्स क्लियर. कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज ऑफर्ड टू बिजनेस यूनिट्स बाय द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है, बिजनेस में जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में 2 मार्केट्स रहते. कैपिटल मार्केट रहती, एक जो है सो मनी मार्केट रहती. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे कोई, तो उसके लिए जो है सो सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये ऑफर्ड रहता बिजनेस की तरफ से यूनिट्स बाय द सेल ऑफ सिक्योरिटीज को सेल करके वो लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरेट करते. ठीक है, क्या है ये कैपिटल मार्केट? एक मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफर करते बिजनेस को, इज ऑफर्ड टू बिजनेस यूनिट्स बाय द सेल ऑफ सिक्योरिटीज. द पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट में कौन रहते? बैंक्स वाले, कॉर्पोरेट एंटिटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स. ये 4 जने. ठीक है, कौन कौन है जो पार्टिसिपेंट्स रहते कैपिटल मार्केट में? बैंक्स रहते वहाँ, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स. कैपिटल मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू 2 प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट रहते, जहां पर न्यू सिक्योरिटीज सेल हो रहे ना यहाँ पर कैपिटल मार्केट में. तो क्या सिक्योरिटीज, अगर न्यू सिक्योरिटीज सेल हो रहे तो वो प्राइमरी मार्केट रहता. ठीक है, अगर ऑलरेडी सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज सेल हो रहे वो मार्केट में तो सेकेंडरी मार्केट है. इट्स क्लियर. कैपिटल मार्केट क्या है? ये एक मार्केट है जहां पर जो है सो सिक्योरिटीज सेल होते हैं. क्या सेल होते हैं? सिक्योरिटीज सेल होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए. ठीक है, इसके पार्टिसिपेट कौन है? बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर्स है. कैपिटल मार्केट कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है. डिस्क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. प्राइमरी मार्केट एक रहती है जहां पर न्यू सिक्योरिटीज सेल होते हैं, एंड कैपिटल मार्केट सेकेंडरी मार्केट एक रहती है जहां सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज सेल होते हैं. इट्स क्लियर नो? If you understand the concept, you can write it by your own also in the exam. लेकिन फर्स्ट एक बार ये वीडियोस को अच्छा क्लियर सुन लो, then you are able to write. Now next, म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड क्या है? is a different kind of investment technique है which pools or gather money from various investors and invest such money in company stock, bonds, government instrument etc. म्यूचुअल फंड आप वर्ड तो सुनी होंगे ना. ये म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये लोग क्या करते? गैदर करते. टेक्निक है ये एक इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करने की. ठीक है, यहाँ पर अपन ये पूरे इन्वेस्टर्स रहते, ये लोग पैसों को इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं लोग. ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? ये वेरियस इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट मनी को लेके ये लोग फिर क्या करते हैं? ये अमाउंट को उनके पास नहीं रख लेते वो लोग. ये अमाउंट को फिर वो लोग स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते. इट्स क्लियर. म्यूचुअल फंड क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक्निक है. ये पूल्स और गैदर जमा करते हैं लोग मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर से, फिर ये पैसों को लेके लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक्स्ट्रा के लिए. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लेम डक? लेम डक क्या है? ए बेयर इज सेड टू बी ए लेम डक व्हेन ही इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज कमिटमेंट. ठीक है, एंड व्हेन हिज एक्सपेक्टेशन डज नॉट बिकम ट्रू. तो यहाँ पर एक बेयर रहता जो उसको सेड टू बी ए लेम डक. जब यहाँ पर अपने कमिटमेंट जो करते हैं वो कमिटमेंट उनका फुलफिल नहीं होता, सो ही डज नॉट बिकम ट्रू. उनके जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो ट्रू नहीं होते. बेयर एग्रीज टू सेल सम सिक्योरिटी ऑन ए स्पेसिफिक डेटा बट अनेबल टू डू ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सच सिक्योरिटी. ठीक है, बेयर बोले तो इन लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटीज को ले लेते हैं. ये पर्सन है, बेयर बोले तो नॉट एन एनिमल. यहाँ पर एक पर्सन है. ये लोग क्या करते हैं? ये जो है सो एक कंपनी शेयर्स को सेल करना चाह रही, तो ये लोग क्या करते हैं? ये कंपनी को गारंटी देते हैं कि हम आपके शेयर्स को सोल्ड करते हैं बोल के सिक्योरिटीज को. ठीक है, तो यहाँ पर ये लोगों की एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुई, अगर ये लोग पब्लिक को सेल नहीं कर सके तो लोग लेम डक हो जाते. ठीक है, इन लोगों को लेम डक बोलते. तो बेयर एग्रीज टू सेल सम सिक्योरिटी ऑन स्पेसिफिक डेटा बट अनएबल टू डू ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सच सिक्योरिटी इन द मार्केट. इन दिस सिचुएशन बेयर सफर्स लाइक ए लेम डक. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड यूनिट में आपको स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? यहाँ पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज होते हैं. स्टॉक सिक्योरिटीज एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस. ठीक है, वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयर ऑन मे बी बॉट एंड सोल्ड इधर फॉर इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन.
तो यहाँ पर शेयर्स, सिक्योरिटीज इज नथिंग बट शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के शेयर्स जो है सो ये एक मार्केट रहती, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड होते, ठीक है। When what do you mean by bulls? The speculator who purchase shares for the purpose of selling them, ठीक है। जो स्पेक्यूलेटर्स रहते हैं यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं शेयर्स को फॉर द पर्पज उसको फिर सेल करने के लिए एट हायर प्राइस, ठीक है। अब मेरे पास शेयर्स है, आप मेरे से शेयर खरीद रहे, ठीक है, आप बल्स है, आप ये शेयर्स मेरे पास से लेके क्या कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। अगर मेरे पास से आप 1000 रुपीज में ले रहे तो आप इसको जो है सो 1500 में सेल करना चाह रहे, हायर प्राइस में, इन फ्यूचर में, उसको बल्स बोलते हैं। इट्स क्लियर। बल्स बोले तो ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी जिसके पास शेयर है, मेरे पास शेयर है, उसको लेके आप हायर प्राइस में सेल करते हैं, उनको बल्स बोलते हैं। ए बल स्पेक्यूलेटर इज आल्सो कॉल्ड एज, इन लोगों को और एक तेजी वाला बोल के भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड बल बिकॉज हिज बिहेवियर रिजेंबल्स लाइक विद द बल। नाउ बेयर्स, स्पेक्यूलेटर, ये भी एक स्पेक्यूलेटर रहते जो सिक्योरिटीज से, बल्स, बेयर्स, लेमडक, ये पूरे क्या है, स्पेक्यूलेटर्स है। ये सिक्योरिटीज को कैसा खरीदना कैसा बेचना वो डीलिंग करते हो लोग। सो स्पेक्यूलेटर हु सेल्स द सिक्योरिटीज, क्या करना, क्या काम है इन लोगों का, सिक्योरिटीज को सेल करना एंड परचेस करना। बाय प्रिडिक्टिंग ए फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर इज ए बेयर। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, बेयर्स बोले तो यहाँ पर ये लोग सिक्योरिटीज जो रहती है, इन लोगों को मालूम हो जाता है कि ये शेयर्स की वैल्यू गिरने वाली है, ठीक है, ये शेयर्स की वैल्यू कम होने वाली है, तो ये लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको सेल कर डालते। स्पेक्यूलेटर क्या करते हैं, सेल कर देते। क्या कर सेल करते हो लोग, सिक्योरिटीज को सेल करते बाय प्रिडिक्टिंग, अंदाजा लगा लेते हो लोग कि फॉल, प्राइस कम होने वाला है फ्यूचर में बोल के, तो इन लोगों को बेयर बोलते। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मंडी वाला भी बोलते हैं इन लोगों को। ए बेयर जनरली प्रेसेस हिज विक्टिम डाउन टू द अर्थ। नाउ नेक्स्ट, स्टैग। ए स्टैग इज वेरी केयरफुल स्पेक्यूलेटर, ठीक है, बेयर जैसा रहता, स्टैग भी वैसे स्पेक्यूलेटर है ये भी एक। ये लोग क्या करते हैं, स्टैग इज नॉट इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, ये भी एक टाइप के स्पेक्यूलेटर है, लेकिन ये लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर नहीं कर रहे। ही सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑफ ए न्यू कंपनी फॉर द फेस वैल्यू एंड एक्सपेक्ट दैट द प्राइजेस सच शेयर्स विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। स्टैक वाले क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो एक नई कंपनी रहती है उनके शेयर्स को खरीद लेते, ठीक है। जब स्टार्टिंग नहीं रहती ना जब कंपनी, तो लोगों के शेयर का प्राइस समझो 1000 रुपीज है, तो ये लोग इमीडिएटली खरीद लेते उसको। फिर जब ये कंपनी अच्छा फेमस हो जाती ना फ्यूचर में, तो इसका ये शेयर की वैल्यू 1000 की 2000 हो जाती ना जब लोग इसको बेचते, ठीक है ना। इसमें स्टैक क्या है, ये केयरफुल स्पेक्यूलेटर रहते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। पहले लोग सब्सक्राइब करते कंपनी के शेयर्स को, न्यू कंपनी के फेस वैल्यू से, जो भी कंपनी जितने में बेच रही ना स्टार्टिंग में, जब फ्यूचर में उसका इंक्रीज होता, जब वो लोग क्या करते उसको शेयर करके सेल करते। Now third unit, banking services. ATM. What is ATM? Automated teller machine. What is the full form of ATM? Automated teller machine. It is an electronic computerized telecommunication device है ये। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज रहता है ये पूरा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है ये। यूजुअली लोकेटेड ऑन ऑफ द बैंकिंग प्रेमिसेस के नियर में लोकेटेड रहता है। ए कस्टमर कैन यूज द एटीएम बाय इंसर्टिंग हिज और एटीएम कार्ड। जो भी बैंक के कस्टमर रहते ना, वो पर्टिकुलर बैंक के एटीएम में जाके उन्हें अपना एटीएम कार्ड रहता हर इंडिविजुअल के पास, ठीक है, वो एटीएम कार्ड लोग इंसर्ट करना पड़ता है इनटू द एटीएम मशीन एंड देन एंटरिंग एक पिन रहता, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। Next, mobile banking. Mobile banking is the free service provided by the banks to their customers. In case of mobile banking service, banks gives alert to customers on mobile regarding account balance, debit transaction, credit transaction, etc. Nowadays, अगर आपको बैलेंस पहले, ठीक है, ये मोबाइल बैंकिंग ने आने से पहले अगर एक कस्टमर को बैंक बैलेंस मालूम करना है तो दे हैव टू गो टू द बैंक को जाके लोग पासबुक में एंट्री कराना पड़ता था, जब लोगों का बैलेंस क्या है मालूम होता था। लेकिन मोबाइल बैंकिंग से क्या हो रहा है, एक फ्री सर्विस बैंक वाले प्रोवाइड कर रहे हैं इमीडिएटली। आजकल हर एक के बैंक में अकाउंट में अपने को जीपे वो है ना, जैसा भी अपन इमीडिएटली अपना पेमेंट करते, अकाउंट डेबिटेड बोल के अपने को मालूम हो जाता। अगर अपने को अकाउंट में कोई अपने अमाउंट डाल रहे अगर, तो अपने को क्रेडिटेड बोल के इमीडिएटली मैसेज आ जाता, ठीक है। डेबिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो भी हो जाते वो बैंक वाले कस्टमर्स को अलर्ट कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल बैंकिंग। व्हाट इज सेविंग अकाउंट्स? दीज डिपॉजिट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय प्रोफेशनल्स, मेंटेन करते हैं एंड मिडिल क्लास पीपल, बिकॉज इट हेल्प देम टू डिपॉजिट देयर स्मॉल सेविंग्स। उन लोगों के स्मॉल सेविंग्स को जो है सो लोग डिपॉजिट करने के लिए ये यूज होता। सो नेक्स्ट वी हैव
क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इज ए स्ट्रिप कार्ड, एक स्ट्रिप कार्ड रहता है ये, प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। कौन प्रोवाइड करते क्रेडिट कार्ड? बैंक प्रोवाइड करते, विच अलाउ द कस्टमर टू परचेज द गुड्स वेन एवर ही और शी वॉन्ट्स टू पे द अमाउंट लेटर। क्रेडिट कार्ड में, ठीक है, आपके अकाउंट में अभी पैसे नहीं रहते, लेकिन बैंक आपको क्रेडिट कार्ड सर्विस के थ्रू जो है सो आपको जो भी परचेज करना है आप परचेज कर सकते, ठीक है। लेटर आपको अमाउंट 40 डेज 45 डेज, बैंक इट डिपेंड्स ऑन द बैंक सर्विसेज हाउ मच दे आर प्रोवाइडिंग। 40 डेज 45 डेज क्रेडिट पीरियड वो लोग जितना प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? ये एक स्ट्रिप कार्ड रहता वहाँ, बाई कौन प्रोवाइड करते हैं? ये बैंक प्रोवाइड करते हैं। क्या के लिए? विच अलाउ द कस्टमर्स को उनके अलाउ करते हैं कि गुड्स और जो भी अपने को होना है खरीद लेना है और पे करना है वो अमाउंट लेटर, लेटर मीन्स बाद में 40 डेज या 45 डेज के बाद में आपके अकाउंट में आपको अमाउंट डिपॉजिट करा देना पड़ता। नेक्स्ट, व्हाट इज कैश क्रेडिट? कैश क्रेडिट इज वन ऑफ द फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर। कैश क्रेडिट भी क्या है? ये एक फैसिलिटी है ये जो बैंक वाले प्रोवाइड करते, वेयर इन द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ द अमाउंट अप टू पर्टिकुलर लिमिट। The customer's account is credited with the amount and he can make the withdrawals as per his needs. कैश क्रेडिट में क्या रहता? बैंक वाले जो अच्छे कस्टमर्स रहते हैं, बिजनेस में अच्छा लोगों का डीलिंग्स रहता, बैंक से अच्छा जो डीलिंग है उनका, वैसे कस्टमर्स को कैश क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। कैश क्रेडिट में क्या रहता है? अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है सो यू कैन रिक्वेस्ट टू द बैंक कैश क्रेडिट होना है, तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज कैश डाल देते, ठीक है। इसमें से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपकी जरूरत के लिए विड्रॉ करना रहता, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ये बैंक को रिटर्न कर देना रहता अमाउंट। इट्स क्लियर, दिस इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है लेकिन आपको फिर भी अमाउंट दे रहे। क्रेडिट कार्ड में क्या है? यहाँ पर बैंक पैसे नहीं दे रहे आपको, एक खाली एक कार्ड दे रहे आपको जहां पर आप परचेज कर सकते, ठीक है। यहाँ पर कैश क्रेडिट में क्या है? आपके अकाउंट में पैसे डाल दे रहे, क्रेडिट कर दे रहे आपके अकाउंट में, बैंक की तरफ से वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में, आप डायरेक्टली कैश विड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट इज ए टेम्पररी अरेंजमेंट मेड बाय द बैंक फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए रहता है ये ओवरड्राफ्ट। इट इज शॉर्ट टर्म लोन, ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन रहता। कस्टमर्स कैन विड्रॉ एक्सेस अमाउंट फॉर हिज करंट अकाउंट अप टू सर्टेन फिक्स्ड एंड। सपोज एक बिजनेसमैन है, अगर उनको 2 लाख रुपये उनके कस्टमर को पे करने का है, लेकिन उनके अकाउंट में 1,50,000 है, तो उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट करते कि मेरे को 50,000 होना है, तो बैंक आपके अकाउंट में 50,000 डाल देते, दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, नेक्स्ट डे फिर आप डालने के लिए रेडी रहते, ठीक है। ओनली टेम्पररी अरेंजमेंट रहता है, बैंक वाले आप एक कस्टमर के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट जो अमाउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? Now next, insurance services. Endowment policy. Endowment policy runs only for a limited period or up to a particular age. एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है, एक पर्टिकुलर एज के लिए रहती है पॉलिसी, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विसेज में अपने को एंडोमेंट पॉलिसी रहती है जो लिमिटेड पीरियड के लिए और एक पर्टिकुलर एज के लिए रहती। दिस द पॉलिसी मनी बिकम्स ड्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, ठीक है। 5 ईयर्स की पॉलिसी, 10 ईयर्स की, जो भी पीरियड रहता, स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, पीरियड जो भी रहता वहां पर, उसमें इन केस द एश्योर्ड डाइज बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम द पॉलिसी मनी इज पेड एट द टाइम ऑफ द डेथ। तो यहाँ पर अगर कोई पॉलिसी लिए, 5 ईयर्स की पॉलिसी लिए, बिफोर वो टाइम आने से पहले अगर डेथ हो गई तो एट द टाइम ऑफ डेथ ये एंडोमेंट पॉलिसी का अमाउंट आपको रिफंड हो जाता। Now next we have surrender value. In the concept of insurance policy, the term surrender, ये इंश्योरेंस पॉलिसी की उसमें कॉन्सेप्ट में सरेंडर वर्ड जो है ना, विलिंग टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पॉलिसी होल्डर। सरेंडर वैल्यू बोले तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट लिए अगर इंश्योरेंस कंपनी से, आप उसमें टर्मिनेट, आप उसमें कुछ चेंजेस चाह रहे, द इंश्योर्ड हैज ए राइट टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। आप जो है सो टर्मिनेट, चेंज कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, उसको यहाँ पर सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। What is fire insurance? Fire insurance can be defined the agreement which covers the loss incurred by the insured. ठीक है, एग्रीमेंट रहता है ये जो कवर करता लॉस को, इंश्योर्ड को। अगर कोई भी, अगर अपन एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, अपन जो भी लॉस होता वो उसको कवर करता, एक एग्रीमेंट हुआ अपने को इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। एक पर्सन है बी, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक को अगर कभी भी लॉस हुआ अगर फायर से, बिकॉज ऑफ द फायर एक्सीडेंट, द इंश्योरर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड इंश्योरेंस पॉलिसी द अमाउंट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। Now what is IRDA? This is an important question. Mostly it will be repeated. Insurance Regulatory and Development Authority. The full form of IRDA is Insurance Regulatory and Development Authority. Remember and learn this question. Regulates the insurance
बिजनेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो ये इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस चलाते, लोगों का बिजनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड रहता, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। इट वॉज स्टैब्लिश बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ R.N. Malhotra Committee. The government passed the Insurance Regulatory and Development Authority Act in 1999. Next, time policy. Time policy insurance is provided by the company for a specific time period. Time policy by name it's clear, no? Specific time period के लिए एक policy रहती. This policy usually covers the damage occurring to the hull. Sometimes it may also cover goods and other movable assets when present in small quantity. Next, innovation, entrepreneurship, fifth unit. Innovation to an entrepreneur is like what water is to a fish. Innovation to entrepreneur, example यहाँ पर दे रहे कि entrepreneur means the person who started a business, who's run a business, entrepreneur रहते, तो उनके लिए innovation ऐसा है जैसा कि एक मछली के लिए पानी जैसा ज़रूरी है ना, विदाउट वाटर ए फिश कैनॉट सर्वाइव। इन द सेम वे अगर कोई इंटरप्रीनरशिप इनोवेशंस को नहीं अडॉप्ट कर रहा अगर उन्होंने, तो ही आल्सो कांट सर्वाइव इनटू द मार्केट। So innovation to an entrepreneur is like what water is to fish. Innovation meaning doing something new or unique. आप एप्पल का फ़ोन ले लो, हर आपको जो सब कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो इनोवेशंस अगर करते रहना है, न्यू भी रहना और यूनिक भी रहना है। एंटरप्रेन्योर नीड टू बी अलर्ट एंड अपडेटेड अबाउट द चेंजिंग टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कस्टमर्स। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को अगर सर्वाइव करना है मार्केट में तो ही हैज टू बी अलर्ट रहना है, अपडेट रहना है, किससे? चेंजिंग टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का जो टेस्ट और प्रीफरेंस चेंज होते जा रहा है डे बाई डे, अकॉर्डिंग टू दैट द एंटरप्रेन्योर शुड प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। सो अडॉप्टिव इंटरप्रीनर कौन रहते हैं? और इमिटेटिव इंटरप्रीनर भी बोलते हैं लोगों को। दोज इंडिविजुअल्स हु पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विलिंगनेस टू फॉलो सक्सेसफुल इनोवेशन बाय इंटरप्रीनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अडॉप्टिव जो भी यहाँ पर बाय नेम इटसेल्फ इट इज कि जो भी इमिटेटिव इंटरप्रीनर जो रहते हैं वो लोग जो है सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है लोगों का कि रेडी रहते हैं लोग सक्सेसफुल इनोवेशन करने के लिए। Now what is enterprise? The word enterprise has two meanings. Enterprise means a business or firm को बोलते हैं. It means to start up a business or firm. Enterprise. Enterprise means someone who shows some initiative by taking a risk. ठीक है। एंटरप्राइज और एक मीनिंग क्या है उसका कि समवन कुछ आगे स्टार्ट करना, रिस्क लेने के लिए रेडी रहना, बाय गेटिंग अप, इन्वेंटिंग एंड रनिंग ए बिजनेस। सो एंटरप्राइज इज ए कॉर्पोरेशन है एक्चुअली, ये बिजनेस फर्म की कंपनी और रजिस्टर्ड ग्रुप स्टैब्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टार्ट होता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करना एंड अर्न प्रॉफिट अर्न करना। इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इट इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय नेचर। एक्चुअली द एंटरप्राइज इज नथिंग बट इट इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन where the entrepreneurs comes and runs their business either providing by goods and services to the main objective is to earn the profit. Now drone entrepreneurs are more rigid means fixed when compared to the Fabian entrepreneurs. These entrepreneurs are dependents. Drone entrepreneurs show resistance to change, means whatever the changes are occurred into the market, but they are fixed to their rules and regulations. They don't want to adapt the innovative techniques. They will be ready to shut down their business instead of adopting change in the business. Instead of adopting the new changes, what they are doing, they are just shutting down the business. This is called as drone entrepreneur. That means those who are not ready to adapt the new techniques and just want to shut down their business. Next, setting up of a business. Project report. A project report is a report prepared by an entrepreneur in a written form which include his or her business idea. Now, setting up of a business. Before starting a business, whenever an entrepreneur is writing his intention, why he is doing the business, why he want to start the business in the paper, then details like a promoter, product availability, raw materials, sources of finance, from where he has to get the finance, that all information when he is writing, and then cost of production, profitability, repayment procedure, machinery, plant capacity, general management and technical staff, etc. So this all is called as project report. To start a business, whenever an entrepreneur is writing the details, whatever is required to start the business, that is called as project report. Now, bridge loans.
Bridge loans is sanctioned for a short period to help the entrepreneur carry out the project until he or she gets the term loan, which is applied for getting sanctioned and is disbursed by the financial institutions. So bridge loans is that. Now if I want to start a business, so I need 5 lakhs rupees. So what I will do, I will go to the bank. A long procedure will be there. So before sanctioning that 5 lakhs rupees, a small 1 lakh loan will be given by the bank to me. That is called as bridge loan. So after sanctioning loan, they will deduct this 1 lakh rupees. They will give me the 4 lakhs rupees. That is called as bridge loan. Now next, 7th chapter, you have internal trade. Internal trade is also known as home trade, domestic trade, and internal trade refers to the exchange of goods taking place within the boundary of a particular nation. Internal trade means when you are doing the trade within the boundary of a nation. Now suppose this is the India. If you are doing in the India itself the buying and selling of your goods, this is called as internal trade. In home trade, both the buyers and sellers are usually located in the same country. Now the seller is, you are a seller. If you are in India, your buyers are also in India only. So that is called as internal trade. It is subdivided into wholesale trade and retail trade. Now what do you mean by wholesale trade? When large quantity of goods and goods are purchased from the manufacturer and sold it in small quantity to the retailers. So the services of the wholesaler are assumed as a lot of significance. So wholesalers actually are the mediator between the manufacturer and the customer. These wholesalers plays a role as a intermediaries. So wholesaler is a mediator between the manufacturer and the retailer. Now hawkers and peddlers. Hawkers and peddlers move from place to place in search of customers. What these are hawkers and peddlers? These are the business. They are selling the products only, but how they are moving to place in search of the they don't have a particular shop in a particular area. Instead of that, just they will move. Hawkers and peddlers, they move with their product place to place in search of the customers. Now you will see the vegetables market, fruits, the people are moving from place to place by carrying it. So that is called the hawkers and peddlers. They sell unbranded and low cost of product, that is flowers, vegetables, etc. The hawkers and peddlers will help the customer to get their goods at their doorstep. So some goods we are getting at our doorstep, some vegetables, some fruits we are getting. So those persons are called as hawkers and peddlers. Actually this is unbranded product they are selling. And the examples of these flowers and vegetables, etc. Cheap jacks. Cheap jacks carry out their business in a small rented shops for a particular period. For example, the cheap jacks is a very good example is exhibition. In exhibition you will find the stalls, so small rented shops will be there only for a particular period. Okay, that is called those businessmen, we call it as cheap jacks. They move from place to place and deal with the item at low cost. If they are not satisfied with the business in one place, then they will shift to another place. So place to place they will move it. Second-hand goods shops. Second-hand goods shops involve selling second-hand goods like old books, old furniture, old like that. Many second-hand goods shops also will be available in the local area. So the goods sold in these shops are of less price. Next we have second shops. Second shops sell defective goods. Nowadays most shops are opening some defective goods they are selling. Suppose a fridge, it is a cost is at 50,000. Now if you go to second shop, some damage, some defect will be there in that particular fridge, then they will give you it for 30,000 also. So discount rate will be there. For example, a furniture dealer may sell a wooden chair with manufacturing defect at low price. Some defect will be there in that particular chair. So if you go to the market and buy a new chair, the same chair will be available for 10,000, but here you can get it for 5,000 rupees. So second shop means some defect goods we can purchase it in this shop. Next we have multiple shops. Multiple shops are also known as chain stores. These shops are a group of stores opened by a single business firm in different areas of the cities or different parts of the country. They deal in selling standardized product, for example Bombay dyeing. So multiple shops means a branded company. A branded company will open his stalls in different areas in the different states of the country. That is called as multiple shops. Now next chapter 8 we have international trade. Define what is warehouse. A warehouse is a large commercial building.
What is the warehouse? Warehouse is a large commercial building specially constructed for storing goods. Manufacturers, wholesaler, importers, exporters, transport business, etc. use warehouse for storing their goods. So it is a warehouse means it is a commercial building where actually we store the goods. Manufacturers, wholesalers and importers, what they will do? They will store the goods in the warehouses. Bonded warehouses. Bonded warehouses are located near ports only. Near the seaports, these bonded warehouses are located for the convenience of the importers. Importers, port authority maintain large warehouses near the, if suppose we are importing the goods through the sea route, so here only warehouses will be there. It will be easy for them to dump the products there. So they usually charge reasonable rent. If the importer is not immediate need of goods or want to re-export, or some immediately if they did not require, or some businessmen, what they will do, they will import from one country, then they will export the same goods to the another country. So for that purpose they use this the services provided by these bonded warehouses, where the goods can be stored for a temporary purpose of time. If he is not required immediately, then after importing from one country the same goods, if he has to export to the another country, he used the bonded warehouses. It's clear now? Now next we have, write any two differences between internal trade and international trade. International trade means trade range with other countries. Trade refers to the trade we range with other countries. Internal trade means internal trade refers to the trade ranging within the country. Here with different countries, if we are doing the business, that is called international trade. If we are doing the trade within the country, within the boundary of a nation, then we will call it as internal trade. Exchange of currencies. Exchange of currencies is required whenever you are importing or exporting the goods between two different countries, then exchange of currencies must. So exchange of currencies is not required when you are doing the internal trade. Now bill of lading. Bill of lading is a receipt. Bill of lading is nothing but it is a receipt issued by the shipping company acknowledging that the goods are received on board. Bill of lading is a document of title of the goods. So it is a shipping company will issue this, that these are the goods we have received on the board. Now exchange rate. Exchange rate is defined at the rate at which one country, when we are doing the international trade, exchange of currency is required now. So exchange rate means which one currency is exchanged for another currency, that is the number of units of one currency which exchange for given number of units for another currency is the rate of exchange. Suppose $1 we are getting, if you exchange $1 of US, then you are able to get 85 or 90, 80 or 85 rupees like that, no, if you are converting. So that is called the rate of exchange. The exporter should fix the exchange rate at which the payment will be made by the importer in advance. Now last chapter 10 we have functions of management. In this we have 3 questions. What do you mean by staffing? Functions of management. That means what do you mean by staffing? Staffing refers to filling of various positions in the organization. Staffing means every organization needs some staff. No? So staffing means filling the position in the organization. The process of staffing starts with workforce planning and includes various activities such as recruitment, selection, then training you have to give, and development, promotion, compensation and performance appraisal. These are the things comes under the staffing. Now next, meaning of control. According to Henry Fayol, in an undertaking, control consists of verifying whether everything occurs in conformity with the plans adopted. Control means here in the management, what if the top management has taken a decision and they have decided that they want to produce 5,000 units in this particular month. So they have to control that whatever the plans, according to the plans, they are getting it or not. So the instruction issued and principle established. It is a process of measuring the current performance of the employees and assessing whether the given objective are achieved or not. So through the control processes in an organization, a management will see that whether the employees are attaining the goods and services, whatever they are producing, they are getting the targeted products or not in the on the time. That is called as control. Now define planning. Planning is deciding in the present what do in the future. So what in every organization, planning plays a very important role. Without planning, an organization cannot achieve his goal. So planning plays a very important role. So what is actually the planning? Deciding in the present. Now in the month of 2025,
in January, if management is planning that till the 2025 ending, we have to generate this much profit. So planning is the present, what to do in the future. So in the process whereby companies reconcile their resources with their objectives and opportunities. So all the best.